My name is Priyanka. My class roll number is 34 and my topic for assignment is thermodynamic function of strongly degeneracy बोझ गैस। अब इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बोझ गैस क्या होती है। व्हाट इज बोझ-आइंस्टाइन गैस एंड असेंबली ऑफ बोजोन्स। बोजोन्स की असेंबली को ही हम क्या बोलते हैं? बोझ-आइंस्टाइन गैस। अब हमें पता होना चाहिए बोजोन्स क्या होते हैं। Bosons, that is the indistinguishable elementary particles of zero or integral spin, is termed as Bose-Einstein gas. Bose-Einstein गैस के बाद हमें डिजेनरेसी क्या होती है इसका पता होना चाहिए। डिजेनरेसी ऑफ ए गैस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डिजेनरेसी पैरामीटर। डिजेनरेसी ऑफ ए गैस इज डिटरमाइंड फ्रॉम डिजेनरेसी पैरामीटर। डिजेनरेसी को हम डिजेनरेसी पैरामीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू नंबर इंटू एच क्यूब बाई 2πm/kT रेज टू पावर 3/2। हेयर NO is number of molecules per centimeter cube of gas. T is absolute temperature, H is Planck's constant, and K is Boltzmann constant, M is mass. Here A is large, then the degeneracy is strong. अगर हमारा A large होगा तो degeneracy strong होगी, A हमारा कम होगा तो degeneracy कम होगी। उसके बाद आते हैं हमारे थर्मोडाइनामिक फंक्शन। थर्मोडाइनामिक फंक्शन में आता हमारा एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ द गैस। कंसिडर ए परफेक्ट बोझ-आइंस्टाइन गैस ऑफ एन बोजोन्स। हमने एक बोझ-आइंस्टाइन गैस कंसीडर कर ली जिसके अंदर एन बोजोन्स हैं। बोजोन्स हमने ऊपर बताया था क्या होता है। लेट दीज पार्टिकल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स सच दैट देयर आर n1 n2 n3 ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर हमने एज्यूम कर लिया कि n1 n2 n3 अप टू ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। वो अप्रोक्सीमेशन constant energy are epsilon 1 epsilon 2 up to epsilon I respectively. For a perfect Bose gas consisting of material particles, the formula for the most probable distribution is this. मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला ये है Ni इज इक्वल टू GI डिवाइड बाई e रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा EI -1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी, 1 लेट कर लिया। अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए GI क्या है। GI इज मेजर ऑफ डिजेनरेसी। Since the gas is ideal, the interaction between the particles is assumed to be negligible, so that the energy may be regarded as entirely in character. The result thus obtained will be applicable to a monoatomic gas. Equation 1 can be written as, अब हम equation 1 को ऐसे लिख सकते हैं और हमने यहाँ पर D की वैल्यू e रेज टू पावर अल्फा पुट कर दिया। Now the number of particles state Gp dp lying between momentum p and p plus dp is determined from Gp is equal to Gs 4 pi by 3 p cube divided by h cube by v dash। गिविंग अब हमने इसमें दोनों तरफ dp से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने Gp dp की ज़रूरत थी, हमें Gp dp चाहिए था। इसके बाद हमारा आता है, अब यहाँ पर हमारा GS क्या है? वेज GS इज द स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर। GS हमारा स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर है जिसकी वैल्यू है 2s + 1। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया, सिंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू p² / 2m। एप्सिलॉन को हमने p²/2m पुट कर दिया। वी कैन राइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन एनर्जी रेंज E प्लस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि एनर्जी रेंज एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी में लाई कर रहे हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डी एंड एप्सिलॉन। अब हमने यहाँ पर इसमें एप्सिलॉन से एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन तक
एनर्जी रेंज पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे बीटा, बीटा किसके इक्वल है 1/kT। बीटा हमने 1/kT सब्सटीट्यूट कर दिया। डी एन एप्सिलॉन किसके इक्वल है GS 4πmv/h³ अंडर द रूट 2m एप्सिलॉन 1/2 डी एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन डी e⁻ -1। ये हमारा यहाँ से आ गया। लेट अस पुट x इज इक्वल टू e/kT। x को हमने e/kT पुट कर दिया। देन आफ्टर डिफ्रेंसिएशन dx इज इक्वल टू डी एप्सिलॉन बाई kT। सो दैट वी एक्सप्रेस डी एन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ से हमने x को e/kT को x के इक्वल पुट कर दिया और डी एप्सिलॉन बाई kT को डी एक्स के पुट कर दिया इस इक्वेशन में। इसके बाद हमारे पास सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। फ्रॉम थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वी नोट दैट ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज दिस ZT इज इक्वल टू 2πmkT डिवाइड बाई h² रेज टू पावर 3/2 डॉट v। ये हमारा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है। इट फॉलोज दैट डी एन इज इक्वल टू 2GS ZT बाई रूट एक्स डॉट एक्स रेज टू पावर 1/2 dx डिवाइड बाई डी e⁻x-1। ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर डिफ्रेंसिएशन। ऑन इंटीग्रेशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाई, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास GN की वैल्यू ये है ही, 0 से इन्फिनिटी हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमारे पास आता है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एप्सिलॉन DN। एप्सिलॉन DN को हमने लिखा KT इंटीग्रेशन x DN। यहाँ से हमने x DN की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। द इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 6 इज, इक्वेशन 6 हमारी ये है, इसका इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। लिमिट हमने 0 से इन्फिनिटी लगा दी। इसके बाद इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसी सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 7 का इंटीग्रल करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 ये आ गया। यूजिंग रिलेशन 8 को यूज करने के बाद हमें 6 से ये गेट हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 7, इक्वेशन 9 और 7 से हमें ये मिल गया, एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें GS/ZT की वैल्यू लेनी है 10 से, इक्वेशन नंबर 10 से GS/ZT की वैल्यू लेनी है और इक्वेशन नंबर 11 के अंदर पुट करनी है। उसके बाद हमारे पास E की वैल्यू ये आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इफ वी टेक ओनली फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन 10। अगर हम इक्वेशन 10 से ओनली फर्स्ट टर्म लेते हैं GS/ZT डिवाइड बाई D विच वैन सब्सटीट्यूटेड इन इक्वेशन 12 और उसको हम इक्वेशन नंबर 12 के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला ये बन के आता है। अगर हम 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ द गैस लेते हैं, 1 ग्राम मोलिक्यूल के लिए लेते हैं तो NK की वैल्यू R पुट करते हैं। हमने ये पुट कर दिया। हमारे पास E इज इक्वल टू 3/2 RT इटा आ गया। इटा हमने पूरा ये वाला फैक्टर लिया है। अब हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू करली E बाई करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसके अंदर 2 केस राइज होते हैं, एक T लेस देन T0 एंड सेकेंड इज T ग्रेटर देन T0। इफ T लेस देन T0 देन CV इज इक्वल टू दिस। इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया और सेकेंड केस के अंदर हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये आ गया। इफ T इज इक्वल टू T0 देन CV T लेस देन T0 इज इक्वल टू CV T ग्रेटर देन T0। अब हमने देखना है कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है। ये इस साइड हमने स्पेसिफिक हीट लिया, इस साइड हमने टेम्परेचर लिया। पहले तो ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इसके बाद हमारा आता है इसके अंदर बोज-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोज-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है, N हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स DNU 0 से इन्फिनिटी ले लिया। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन एनर्जी रेंज U एंड U प्लस DU इज गिवन बाई, एनर्जी रेंज हमने U से U प्लस DU ले ली।
डी एन यू क्या होता है हमारा, जी यू डी यू डिवाइड बाई ई रेज टू पावर अल्फा प्लस यू बाई के टी माइनस वन, वेयर जी यू की वैल्यू क्या होती है 4 पाई m v बाई एच क्यूब अंडर द रूट 2m v। अब हम सिंगल स्टेट के लिए लेते हैं तो एन आई किसके इक्वल है हमारा, जी आई डिवाइड बाई ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा म्यू आई माइनस वन। फॉर ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट लेते हैं तो यू आई इज इक्वल टू यू ज़ीरो, that will be equal to 0 and gi is equal to 1. Therefore, the number of particles in ground state is equal to Ni tends to N0, that will be equal to 1 by e raised to power alpha plus beta mu I minus 1. Therefore, the total number of particles for the degenerate case may be written as, total number of particles कैसे लिखेंगे हम, n is equal to n नोट प्लस डी एन यू। अब हमारे पास डी एन यू क्या है, यहाँ से हमें ये डी एन यू है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। टोटल n क्या होगा हमारे पास, n नोट प्लस एन डैश, वेयर एन डैश की वैल्यू क्या है, दिस वन इज कंप्लीट दिस फैक्टर। आफ्टर सॉल्विंग दिस पुटिंग 0 टू इन्फिनिटी, हमारे पास ये आ गया, वेर एफ वन अल्फ़ा को हमने इसके F1 अल्फ़ा हमारा इसके इक्वल है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो 1/d इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फ़ा, दैट विल बी इक्वल टू 1, सो दैट F1 इज इक्वल टू 0। अगर F1 हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है। अब हमने सपोज कर लिया जो हमारा टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल है। वो क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल कब होगा, जब अल्फ़ा 0 के इक्वल होगा और 1/d हमारा 1 के इक्वल होगा। अब हमने इसमें पुट किया तो n हमारे पास ये आ गया। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास ये निकल के आया, n डैश किसके इक्वल, n इज इक्वल टू t बाई टी सी रेज टू पावर 3/2 F1 अल्फ़ा डिवाइड बाई F1 0। इसके बाद हमारे पास here we find that with d less than 1 F1 alpha will have less value than that with d1, that is F1 alpha less than F1 0, that is alpha is not equal to 0. Thus the maximum number of particles occupying states above ground state is given by, हम इस फॉर्मूला से ये लिख सकते हैं n dash is equal to n into t by tc raised to power 3/2 when t less than tc, and rest of the particles given by n naught is equal to n minus n dash, that will be equal to n into 1 minus t by tc raised to power 3/2। कब, जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस है। We know that when the temperature of the Bose-Einstein gas is lowered below the critical temperature Tc, जब बोज आइंस्टाइन गैस का टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर होगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉल रैपिडली इनटू द ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रैपिडली फॉल करेंगे। दिस रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसी एक अचानक से पार्टिकल्स का ग्राउंड स्टेट से इंक्रीज होना क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब ये हमारा ग्राफ शो कर रहा है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन को, ये हमारा टेम्परेचर बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो दिस इज शो द रैपिडली fall of number of particles. Hence our topic is complete, and this is the thermodynamic function of strongly degenerating Bose gas. Thank you.